मेरे नावल तलीक का चौथा हिस्सा पेश खिदमत है। औरत क्या है, मर्द इसके लिए क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? शायद यही कि मर्द वफ़ा निभाता नहीं, वफ़ा वसूल करता है। औरत दे रही है अपना जिस्म, अपनी वफ़ा, अपनी ज़िंदगी, और देती चली जाती है, सिले की परवाह किए बगैर। अफ़सोस, इतनी कुर्बानी अगर औरत अपने नफ्स की इस्लाह के लिए देती तो दोज़ख में मर्दों की बनिस्बत इस सिन्फ की तादाद इतनी ज़्यादा कभी न होती। इफ़ी ने अपना मुआजना करना ही छोड़ दिया था। उसने जिस दिन से अपनी ज़िंदगी को इस धारे पर बहने के लिए आमादा किया था, ठीक ही था। जब इंसान अपनी ज़िंदगी का मुआजना दूसरे अफराद से करता है तो यही वो लम्हा होता है जब एहसास कमतरी या एहसास बरतरी इस पर हमला करती है। फ़र्क का ये एहसास बहुत तल्ख़ होता है। ये सजना संवरना क्यों होता है, किसके लिए होता है? बेकार था। इसके चेहरे पर साबन की झाग गोया इसे अपने एहसासात और जज्बात के फ़ानी होने का यकीन दिला रही थी। औरत तो बाबुल की दहलीज पार करते ही इस बहरे जुल्मात के साहिल पर अपनी सारी कश्तियाँ जला देती है। वापसी का सफ़र कोई नहीं। हाँ, आगे की तरफ, अबद की तरफ, लम्हा ब लम्हा कदम बढ़ते ही चले जाते हैं। ये कदम फूलों पर पड़े या कांटों पर, किसको गरज थी? इरफान ठीक ही कहता था, रेहान भाई के साथ कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम ज़रूर है। चलो मिसेस अफीरा रेहान अहमद, आप ज़ात की आजमाइश के लिए तैयार हो जाएं। या अल्लाह, इन्हें मेरा एतबार अता कर दो। मेरे दिल में सब कुछ नए सिरे से तामीर हुआ है। ये दिल, उसका घर, उसके बामुदर और उसका मकीन भी अभी इसकी गलियों से नामानूस है। जिस वक्त इफ़ी कपड़े तब्दील करके कमरे में आई, रेहान इसी लिबास में बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था। कमरा सिगरेट की बू, फूलों, परफ्यूम्स और इसकी मिलीजुली महक से भरा हुआ था। रेहान की नज़रें अब इसके ऊपर गोया जम कर रह गई थीं। इस रात के फसूं और इफ़ी के हुस्ने हयासोस की मौजूदगी गोया आग दहक रही थी। रेहान ने फ़ौरन उठकर विंडो पैन को सिरका दिया। ठंडी भीगती हुई रात मोतियों के फूलों की खुशबू के हमरा इनके साथ साथ सफ़र करने लगी। साफ आसमान पर चमकते सितारे और आखिरी शब का थका थका सा चाँद, अजीब सी सरमस्ती अफीरा को अपने रगों पैर में दौड़ती भागती महसूस हुई। वह हिप्नोटाइज सी चलती हुई खुद ब खुद रेहान की चौड़ी पुश्त के पीछे जा खड़ी हुई। निगाह सितारों के झुरमुट में भटक रही थी। एक शरीर हवा के झोंके ने इसके बाल उड़ाकर इधर उधर कर दिए। रेहान ने इसकी मौजूदगी महसूस की तो पलटा। चंद लम्हों को इसकी आंखों में देखता रहा। इसका हाथ उठा और इसके बालों से खेलता हुआ इसके कंधे पर जम गया। इफ़ी की सुर्ख डोरियों से सजी बड़ी बड़ी आंखें इसके वजी चेहरे पर जमी थीं। जहाँ सिवाय सोचती हुई आंखें थीं, कोई और एहसास नहीं था। तुम जानती हो, मेरे पास मोहब्बत या रोमांस का कोई जज्बा नहीं। इसकी सर्द भारी आवाज़ उभरी। ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस ये शख्स अपनी ज़ात के भंवर में ही फंस कर रह गया था। मोहब्बत का जज्बा कोई मादी चीज़ों का स्टॉक तो नहीं कि ख़त्म हो गया तो बाज़ार जाकर ख़रीदना पड़ेगा। ये तो दिल में फूटता है। इस शजर की शाखें सूख भी जाएं तो जड़ें कभी नहीं मरती। मुझे आपकी मोहब्बत आज, अभी, कल या परसों ना मिले, मगर मेरा ईकान है कभी तो मिलेगी ना। पता नहीं वो कैसे बोल गई जो इसकी घर में मौजूदगी ही से खाइफ रहती थी। डरी सहमी सी नज़र आने वाली अफीरा अहमद गोया इसकी ज़ात से मंसूब होकर इसकी जैसी ही हो गई थी। थोड़ी सी एबनॉर्मल, थोड़ी सी लाताल्लुक़। इफ़ी ने इसका तपता हुआ हाथ अपने बाएं कंधे से जैसे झटक सा दिया। आप चाहें तो मुझे आजमा सकते हैं, हम भी अहले जनू के खोशाची। तुम अपने आप को मत आजमाओ। चंद दिनों की मेहमान हो तुम इस घर में, समझी? और ये घर किसी औरत के वजूद से मानूस नहीं होगा कभी। और तुम भी अब इरफान को आजमाना। मैं देखता हूँ वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है।
ایفی حیرت سے اس کی بدگمانی سے بھرپور گفتگو سن رہی تھی۔ اگر میں تمہیں طلاق دے دوں تو کیا وہ تم سے دوبارہ پہلی بات، عرفان کا میرا تعلق کوئی قابل ذکر نہیں۔ ہمارا تعلق صرف اچھے دوستوں کی طرح رہا۔ عشق اور محبت کا تعلق بہت دور کی بات ہے۔ میں اپنے دل کی سچائی کے ساتھ آپ کی زندگی میں آئی ہوں۔ دوسری بات، مجھ سے شادی کی خواہش آپ کی تھی، میری نہیں۔ وہ اب گویا ہانپ سی گئی تھی اس وضاحتی بیانات سے۔ عورت کو ایک ہی نظر سے مت دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں آنے والی عورتیں شاید آپ کی ذہنی سوچ جیسی ہوں، مگر میرے لیے عورت ایک رہنما کی طرح ہے، اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے رہنمائی کرنے والی۔ اب آپ کی مرضی، مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ایفی نے لاپرواہی سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ریحان نے جلتا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا، جیسے ایفی کی گفتگو یا جذبات اس راکھ سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہوں۔ ریحان نے غصے سے اپنا کوٹ اٹھا کر ایفی کی طرف پھینک دیا، جو اس کے پاؤں پر جا کر گرا۔ وہ خاموشی سے اس کی حرکات نوٹ کر رہی تھی۔ پھر دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ ایفی نے اپنی رکی سانسیں بحال کیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ایک تیز رفتار ٹرین تھی جو اس کے اعصاب کو روندتی ہوئی گزر گئی ہو۔ اپنی استعداد سے بڑھ کر اس نے جرأت کا مظاہرہ کر ڈالا تھا۔ اب گویا طوفان گزر جانے کے بعد جیسا سکوت ہر طرف چھا گیا تھا، ایک تپتا ہوا احساس دل کی زمین پر سورج کی گرم شعاع کی طرح جیسے ٹھہر سا گیا ہو، اور ایک جلن تو رخسار پر بھی تھی جسے ایفی محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رات بھر ڈرائنگ روم کی لائٹ جلتی رہی اور ایک شخص اپنے خود ساختہ لگائی آگ میں جلتا رہا۔ چڑیوں کی نرم چہچہاہٹ نے اسے گویا احساس کے گھنے جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ دکھایا۔ نہیں، راہ تو گم ہو چکی، رہنمائی تم نہیں کر سکتی۔ اس دل پر نامانوس گم کردہ کردار کا دھبا نہیں، تم نہیں دھو سکتی۔ اپنی توانائی خرچ نہ کرو۔ اس دل کے دروازے پر شک کا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اور وہ کسی جوگن کی طرح اس جنگل میں رہنما بن کر آنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس جوگن کا اپنا ہی راستہ کہیں کھو گیا تھا۔ چند لمحے وہ بند دروازے پر کھڑا نہ جانے کیا سوچتا رہا، پھر دروازہ دھیرے سے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ وہ بے خبر معصوم سی لڑکی اس کے کوٹ کو چہرے پر رکھے رکھے سو گئی تھی۔ لائٹ آن تھی، شاید روشنی سے بچنے کے لیے اس نے اس کا کوٹ اپنے چہرے پر دھر لیا تھا۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنا سلوک یاد آیا۔ ندامت ہوئی، مگر چند لمحے دوسرے ہی پل اس نے اپنا کوٹ اس کے بازوؤں کے حلقے سے کھینچ لیا۔ ایفی نے اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ عجب بے خبر نیند ہے، احساس ہی نہیں کہاں ہے۔ اے اٹھو، جلدی کرو، میرا بیڈ خالی کرو، ہری اب۔ اس نے اس کے بازو کو سختی سے اس کے منہ سے ہٹا دیا۔ دیکھیں، سونے دینا، آپ دوسری طرف سو جائیے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ عجیب لڑکی ہو، اس نے بھی سونے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گیا۔ اسی پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور بجتی ہی چلی گئی۔ ایفی جیسے چھلانگ لگا کر اٹھی، کیونکہ ریحان صاحب تو دونوں بازو اپنے سر کے نیچے باندھ کر یوں لیٹا تھا جیسے کان بھی اپنے لپیٹ لیے ہوں۔ ہیلو ہیلو، اوف عرفان، تم کیسے ہو؟ آواز میں رچی بیزاری اڑنچھو ہو گئی۔ ریحان کا ہر مسام گویا کان بن گیا۔ جی شکریہ، جی ہاں موجود ہیں۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ عرفان سے بات کیجیے۔ وہ فون ہولڈ رکھنے ہی والی تھی کہ اس نے کہا میں سو رہا ہوں، اسے منع کر دو، اور ایفی کو سفید جھوٹ بولتے بہت شرم آئی، جبکہ ادھر عرفان ساری صورتحال لمحوں میں سمجھ گیا۔ کوئی بات نہیں، میں کل دوبارہ کال کر لوں گا۔ تم کیسی ہو؟ خوش تو ہو نا ایفی؟ جذبے کبھی لفظوں کے محتاج نہیں رہے، مگر فاصلے کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، امی ابو سے بات ہوئی۔ تم ریحان کے ساتھ الگ گھر میں ہو؟ مجھے امی نے بتایا تھا۔
विश यू गुड लक इफ़ी, जहाँ रहो खुश रहो, खुदा हाफिज़। सब कुछ बहुत नॉर्मल था। रिहान इसको देख रहा था। इसे मतवज्जा पाया तो ज़ाविया बदल लिया। मौसम बहुत खूबसूरत था। खिड़की से सूरज की पीली पीली सी किरणें नूर सा बरसा रही थीं। सब कुछ बहुत सुहाना था और सब कुछ बदल भी बहुत गया था। वो खुद हैरान थी। ये कुदरत का उसूल है कि जब साहिलों के करीब बस्तियों में समंदर तूफ़ान बरपा करता है तो जल्द ही मकीन दोबारा अपनी बस्तियां बसा लिया करते हैं। सामने बेड पर बेखबर सोया शख्स भी ऐसा ही था, जिसकी आमद से दिल की बस्ती में ऐसा तूफ़ान आया कि हस्ती ही बदल गई। समझौता ना था, मजबूरी ना थी। इसे यूं लगा जैसी नई बस्ती में नए मकीन ने बसेरा कर लिया हो। इसे अपने आप से खौफ महसूस हुआ। दिल ने निगाह चुरा ली, दिमाग ने चुप साध ली। कोई तावील नहीं दी। क्या मोहब्बत यूं भी हो जाया करती है? यह इस ताल्लुक़, इस शरई वजूद ने इसे नई राहों की तरफ धकेल दिया। इसे खबर न हुई और अचानक राहें बदल गईं। सारी रात आंखों में कट गई थी, सोची थी कि यलगार कर रही थी। फिक्र और परेशानी इससे सिवा थी। रेहान की ज़िद कि हम अलग घर में रहेंगे इन्हें पसंद ना था, मगर बहैसियत शोहर खुद मुख्तार बारोज़गार होने के बनिस्बत वो इस बात का हक़ रखता था। बस सब खामोश हो गए थे। इरफान का शादी से पहले भी अमेरिका चले जाना, खामोशियाँ जैसे मुंतज़िर थीं कि वो जाए कि वो अपने पीछे पंजे गाड़ लें। ये उसकी ज़ात की खूबी थी कि जहाँ भी होता था मेला सा लग जाता था। इन्हें घर बहुत सूना सूना सा लगा। नमाज पढ़कर जब सलाम फेरा तो हर तरफ खामोशी और चुप का डेरा था। इन्हीं हाथों पर बेबसी के आंसुओं ने एक लहर सी बना दी। सुबह सुबह इफ़ी के इधर उधर की बातें करना, लॉन में टहलना, अपने ऑस्ट्रेलियन तोतों से बातें करना, राजू को तंग करना, इरफान से नोक चोंक, इन्हें सब याद आ रहा था। इफ़ी को उन्होंने बेटी की तरह चाहा और कभी सोचा भी ना था कि ये घर यूं इसके बगैर सूना हो जाएगा। इनके तख़य्युल ने इसे यहीं चलते फिरते, बातें करते, काम करते देखा, सोचा और चाहा था। मगर रेहान ने ना सिर्फ इस चहकती चिड़िया जैसी लड़की को इम्तिहान में डाल दिया था, बल्कि उनकी मोहब्बत और ज़ात पर इसका बिला वास्ता शक इन्हें काट सा गया था। इन्हें लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद था जब इफ़ी से उन्होंने राय ली तो इसने कहा था, अम्मी अपने लिए तो सभी जीते हैं, किसी के लिए जीना और बामकसद जीना मैंने आपसे सीखा है। अगर आज मैं इनकार कर देती हूँ तो आप जानती हैं, ना तो आप खुश रह सकेंगी ना हम सब। मैं नहीं चाहती आप पर कोई शक करे, आपके खुलूस पर, आपकी मोहब्बत पर। मैं आपकी बेटी हूँ बस, ये याद रखिएगा। एक दिन ही तो हुआ ऐसे गए जैसे सदियाँ बीत गई हों। किचन के दरवाजे पर किसी आवाज़ ने उनके कदम रोक लिए। हर तरफ इसकी याद थी। इनके दिल से इसके लिए दुआ निकली। किस कदर सुकून और सुख दिया था इसने इन्हें। पता नहीं क्या कर रही होगी वो मासी खैरा से गोया हुई जो अभी अभी काम करके आई थी। इनका दिया नया सूट पहने, बेगम साहब अपनी इफ़ी बिटिया से आज मैंने भी मिलने जाना है। अरे हैरान, वो दोनों यहीं आएंगे, वलीमे के बाद तुम भी मिल लेना। चलो जल्दी करो, सब काम है, हर तरफ बिखरा हुआ है। इफ़ी को अबू लेने जाएंगे, वलीमा तो होटल में है मगर अभी बहुत से काम हैं। सईद साहब तो सुबह नमाज़ पढ़ के कुछ इंतज़ामात देखने चले गए हैं। बेगम साहिबा, ये अपने रेहान बेटे को घर मिल गया, मगर आप नाराज़ ना हो तो कहूँ इन्हें आपके साथ ही रहना चाहिए। बस इरफान बेटे के लिए भी अब कोई अच्छी सी लड़की देख लें। सारे तीर इसने भी आज ही चलाने थे। अम्मी ये इफ़ी है ना, ये मेरी दुल्हन बनेगी, इसको अभी ऐसे ही चमकने वाले कपड़े बना कर देना। इरफान की बचपन की ज़िद इन्हें आज भी खून के आंसू रुला रही थी। दिल पर गिरते आंसू किसी को नज़र नहीं आते, मगर तूफ़ानों के पसे पर्दा इन्हीं का हाथ होता है, जो बारिश के कतरे दरिया में मिलते रहते हैं। इन्हें याद था इसने किस कदर ज़िद की थी। उनकी चाहने वाली किसी बहन की शादी में इरफान और इफ़ी दुल्हन देखकर बहुत खुश हुए थे। जब इरफान ने ये ज़िद पकड़ ली थी कि इफ़ी को भी ऐसे ही कपड़े बना कर दें, और जब तक कपड़े सिल न गए थे
اس نے ان کے ناک میں دم ہی تو کر دیا تھا۔ پھر تو جیسے ایفی کی شامت ہی آ گئی تھی۔ اس کو کپڑے پہنائے گئے تو عرفان نے زبردستی اس کو میک اپ کروایا اور اس طرح اس کو سجا سنوا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ایفی خود کس قدر خوش تھی۔ نئے چمکتے دمکتے کپڑے پہنے عرفان اس کو دیکھتا رہا۔ رات دیر تک اس نے اس بیچاری کو یہ کپڑے بدلنے نہ دیے تھے۔ اس دوران ریحان انہیں خاموش نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ بولا کچھ نہیں تھا۔ وہ بہت مختلف بچہ تھا۔ کبھی کبھی انہیں خاموشی سے دیکھتے ہوئے اس کو ڈر لگ جاتا تھا۔ وہ اس پر اپنی محبت اور توجہ کی بارش سی کر دیتی مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دیتا تھا۔ اور صبح بہت عجیب ہوا۔ ایفی کے وہ کپڑے کسی نے کینچی سے کاٹ دیے تھے۔ ایفی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ عرفان کی آنکھوں میں بھی آنسو چمک رہے تھے۔